बच्चों मैंने तुम्हें लिखवाया था N2O से ज्यादा एसिडिक है NO, से ज्यादा एसिडिक है N2O3, देन N2O4, देन N2O5। याद है नहीं याद है बच्चों? ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। ये तीन है एसिडिक, ये दो हैं न्यूट्रल। इसकी जगह मैं NO2 लिख देता हूँ, NO2। ओके गाइस, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। तुम ऑक्सीजन का कंटेंट चेक करो, ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ता जा रहा है। ओके गाइस, ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है बच्चों? आई मीन यहाँ पे फॉर 2 नाइट्रोजन यू हैव गॉट 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे फॉर 1 नाइट्रोजन यू हैव 1 ऑक्सीजन, मतलब 1:1 की रेशियो है। यहाँ पे 3:2 की रेशियो है, यहाँ पे 2:1 की रेशियो है, यहाँ पे 5:2 की रेशियो है। क्लियर है गाइस? ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन की रेशियो अगर तुम देखो तो ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन की रेशियो बढ़ती जा रही है। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। जैसे जैसे ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता है एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो N2O और NO आर न्यूट्रल, N2O3, NO2 एंड N2O5 दे आर एसिडिक। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को बताओ गाइस? डज एनीबॉडी हैव एनी डाउट इन दिस? लास्ट क्लास में मेरा ध्यान नहीं गया था, मैंने यहाँ पे भी NO2 लिख दिया था एंड नोबडी रिमाइंडेड मी। फिर तुमने NO लिख दिया होगा कि मेरे PDF में NO2 लिखा हुआ आ रहा है। एनीवे, लेट अस स्टार्ट। मैंने जो जब चेक किया ना नोट्स को तो उसमें मैंने NO2 लिखा हुआ है, ध्यान नहीं गया मेरा। ओके गाइस, दिस इज द ऑर्डर। क्लियर है यहाँ तक? ऑल राइट। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ओके गाइस, सबसे पहले आते हैं, तीन कॉन्सेप्ट हैं एसिड और बेस के। सबसे पहले आते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड प्रोड्यूसेस H+ ions in water, that is the acid, according to Arrhenius concept। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये पानी में H+ रिलीज करते हैं। बेस इज समथिंग विच प्रोड्यूसेस OH-। OH- को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयंस इन वाटर। ओके, एग्जाम्पल NaOH, MgOH ट्वाइस। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? KOH, ये आर्हेनियस बेस हो गए। तो एसिड को इन जनरल हम लिखते हैं HA, बेस को हम लिखते हैं BOH। ओके गाइस, एसिड की अगर तुम रिएक्शन देखोगे, मतलब एसिड का अगर तुम देखोगे इन वाटर, वो क्या कर रहा होगा? इट विल बी गिविंग H++A-। जैसे ऐसे सोचो, HCl गिविंग H++Cl-। ठीक है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? और जो बेस है इट गिव्स, जैसे NaOH को सोचो, इट गिव्स Na++OH-। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक गाइस? अब ये जो हमारी रिएक्शन थी HA गिविंग H++A-, इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? दोनों तरफ H2O ऐड कर दो, तो ये ले HA+H2O गिविंग, दोनों तरफ H2O ऐड किया, इस साइड तो H2O ये लिख दिया। और राइट साइड में जब तुम H2O प्लस H+ देखते हो, इट इज H3O+, इट इज H3O++A-। मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रिएक्शंस में। लेकिन HCO+ का तुम्हें नाम पता होना चाहिए ये क्या होता है। दिस इज हाइड्रोनियम आयन, दिस इज हाइड्रोनियम आयन।
इट इज हाइड्रेटेड H plus ion. H plus ion surrounded by water is हाइड्रेटेड H plus ion या हाइड्रोनियम आयन बच्चों. क्लियर है गाइस? अब आर्नियस कॉन्सेप्ट बस इतना ही है. तो आर्नियस कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इट इज लिमिटेड टू aqueous solution. Arrhenius concept is applicable only for aqueous solution. मतलब सॉल्वेंट हमेशा तुम्हारा क्या होना चाहिए? वाटर. लिमिटेशंस कर रहे हैं हम. क्लियर है गाइस? इट इज लिमिटेड टू एप्लीकेबल टू aqueous solution ओनली. जैसे ड्राई HCl की अगर हम बात करें, इट शैल नॉट एक्ट एज एसिड. मतलब ये एक्वा सॉल्यूशन के लिए ही है. आयनियस कॉन्सेप्ट हमने डेफिनेशन में भी ये लिखा था, प्रोड्यूसेस H प्लस या OH माइनस आयंस इन वाटर. दूसरा बच्चों, सेकंड, 1 सेकंड गाइस, सेकंड. इन नॉन एक्वस solvents, it cannot explain acidic basic properties. ये बेसिकली ऊपर वाला ही पॉइंट हो गया सोचा जाए तो. नॉन एक्वस सॉल्वेंट के भी एग्जांपल हम देख लेंगे. अब ये एसिडिक ऑक्साइड्स के लिए फेल कर जाता है कि एसिडिक ऑक्साइड्स में जैसे क्या आ गए, SO2, NO2, CO2, P2O5. ये तो H प्लस नहीं है इनके पास, तो ये कैसे एसिडिक है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता आर्नियस कॉन्सेप्ट. सिमिलरली बेसिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स में क्या आ गए तुम्हारे? कार्बोनेट्स, Na2CO3. अब इसके पास तो OH माइनस नहीं है, देन व्हाई डू वी कॉल इट बेसिक? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब आर्नियस कॉन्सेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. आर्नियस कॉन्सेप्ट इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया. या इवन NH3. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? NH3 का तो OH माइनस नहीं है, देन हाउ इट इज बेसिक? क्लियर है गाइस? समझ गए? एसिडिक सॉल्ट्स लाइक AlCl3. AlCl3 is acidic. तो हाउ इट इज एसिडिक इट कुड नॉट एक्सप्लेन. कि सॉल्ट्स तुम्हारे AlCl3 जैसे व्हाई दे आर एसिडिक इट कुड नॉट एक्सप्लेन. कुड नॉट एक्सप्लेन. फिर आते हैं हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट. ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. उसने कहा एसिड इज समथिंग विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन. डोनेट अ प्रोटॉन. प्रोटॉन क्या होता है? H प्लस. ओके, जो H प्लस डोनेट करेगा दैट इज अ एसिड. तुम कहोगे सर ये तो आर्नियस कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन ये इसने सॉल्वेंट वाटर नहीं कहा. कोई भी सॉल्वेंट, as long as it is donating, as long as it is producing a H plus, it is a acid. बेस का कॉन्सेप्ट इसने पूरा चेंज कर दिया. इसने कहा इट इज समथिंग विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. जो H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा दैट इज अ बेस बच्चों. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो एक काम करो, HCl को देखते हैं ये एसिड है क्यों?
क्योंकि ये H प्लस को डोनेट कर सकता है या H प्लस रिलीज कर सकता है। हाँ है ना? समझ आया नहीं आया बच्चों? तो HCl इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। क्लियर है यहां तक गाइस? समझ आया नहीं आया? गुड। अब देखो गाइस, पहले Cl माइनस को ही देख लेते हैं बिफोर गोइंग ऑन टू अनदर एग्जांपल। Cl माइनस क्या H प्लस को एक्सेप्ट करके HCl बना सकता है? रिवर्स रिएक्शन अगर तुम सोचो तो Cl माइनस कैन एक्सेप्ट H प्लस टू गिव HCl। तो HCl का से जो Cl माइनस बना वो क्या है? इट इज अ बेस। जब HCl से हमने H प्लस बाहर निकाल दिया, द आयन दैट यू गेट, दिस इज अ बेस, दिस इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट H प्लस टू गिव HCl इन अवर केस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? HCl इज अ एसिड एंड दिस इज अ बेस, और इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है? Cl माइनस। HCl एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है? Cl माइनस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो याद रखो, एसिड और कॉन्जुगेट बेस कैन बी रिटन लाइक दिस, एसिड इज बेस प्लस H प्लस। मतलब अगर HCl एसिड का हमें कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो उसमें से एक H प्लस बाहर निकाल दो, यू विल गेट इट्स कॉन्जुगेट बेस। इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड चाहिए तो उसमें एक H प्लस ऐड कर दो, दैट विल बी इट्स कॉन्जुगेट एसिड बच्चों। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक और चीज, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय वन हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना गाइस? दे डिफर बाय ओनली वन हाइड्रोजन एटम। एक और एग्जांपल देखते हैं, NH3। NH3 अब हमें पता चल गया ये बेस है, क्यों? क्योंकि इट कैन एक्सेप्ट H प्लस टू गिव NH4 प्लस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? समझ गए? समझे या नहीं समझे बच्चों? गुड। ये एक बेस है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा बच्चों? उसमें एक H प्लस ऐड कर दो। इस बेस NH3 बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या है बच्चों? NH4 प्लस। समझ में आया नहीं आया? NH3 बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या है? NH4 प्लस। बेस का अगर कॉन्जुगेट एसिड चाहिए तो उसमें एक H प्लस ऐड कर दो। समझे या नहीं समझे गाइस? लेकिन एक चीज और देखो गाइस, अगर मैं कहता हूं मैं NH3 नॉर्मली बेस की तरह ही ऐड करता है, ज्यादातर ये बेस की तरह ही ऐड करता है। क्लियर है गाइस? लेकिन सपोजिंग मैं कहता हूं मुझे NH3 का कॉन्जुगेट बेस चाहिए, तो NH3 का कॉन्जुगेट बेस चाहिए। अभी हमने NH3 का कॉन्जुगेट एसिड निकाला, इट वाज NH4 प्लस। अब मैं कह रहा हूं मुझे NH3 का कॉन्जुगेट बेस चाहिए, तो वो क्या होगा? NH2 माइनस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, NH3 से अगर मैं H प्लस बाहर निकाल दूं तो क्या बनेगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? अब मैं कह रहा हूं NH3 का मुझे क्या चाहिए? अब मुझे NH3 का कॉन्जुगेट बेस चाहिए। अभी हमने NH3 का कॉन्जुगेट एसिड निकाला था, अब मैं NH3 का कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा हूं। कॉन्जुगेट बेस निकालना है, बेस निकालना है, मतलब NH3 को हम एसिड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालोगे? उसमें से एक H प्लस बाहर निकाल, व्हाट विल बी लेफ्ट इज द कॉन्जुगेट बेस बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH3 एसिड। आइडिया बीइंग NH3 को तुम दोनों तरीके से ट्रीट कर सकते हो, एसिड की तरह भी बेस की तरह। क्लियर है गाइस? तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है या बेस की तरह बिहेव कर रहा है? इट डिपेंड्स कि उसके साथ कौन लगा हुआ है, उसके साथ रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व है। अगर NH3 के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड लगा हुआ है तो ये बेस की तरह ऐड कर जाएगा, एसिड अपना एसिड की तरह ऐड कर जाएगा। मैं NH3 से भी स्ट्रॉन्ग बेस उठा लूंगा
NH3 से भी स्ट्रॉन्ग बेस डालूंगा तो NH3 एसिड की तरह ऐड कर जाएगा और वो बेस की तरह ऐड कर जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट डिपेंड्स, इट इज रिलेटिव। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है वो बेस की तरह ऐड करेगा। क्लियर है गाइस? NH3 का एसिडिक नेचर भी है, बेसिक नेचर भी है, डिपेंड्स कि कौन से वो रिएक्ट कर रहा है। इफ इट इज रिएक्टिंग विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड इट विल बिहेव एज अ बेस, इफ इट इज रिएक्टिंग विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इट विल बिहेव एज अ एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया? अब मैं HCl प्लस NH3 ले रहा हूं और मैंने लिया, ये दे रहा है Cl माइनस प्लस NH4 प्लस। तो यहाँ पे NH3 इज एक्टिंग एज बेस एंड HCl इज एक्टिंग एज एसिड। HCl ने H प्लस लूज करा, NH3 ने H प्लस गेन करा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये बेस की तरह ऐड कर रहा है, ये एसिड की तरह ऐड कर रहा है। समझे या नहीं समझे गाइस? H2CO3 की बात करते हैं। बेटा ये H प्लस देता है और HCO3 माइनस देता है। मुझे बताओ H2CO3 अगर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? HCO3 माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है? बाय लॉस ऑफ H प्लस। अब जो HCO3 माइनस है ये दोनों काम कर सकता है। HCO3 माइनस H प्लस लूज भी कर सकता है, एक और H प्लस लूज कर दे, या ये एक H प्लस गेन कर सकता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर HCO3 माइनस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। हाँ मैं क्या कह रहा था, HCO3 माइनस अगर तुम्हारा एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो इसमें से एक और H बाहर निकलेगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? इट विल बी CO3 2 माइनस। और अगर मैं HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड की बात करता हूं तो क्या होगा? H2CO3। आई मीन इसमें हम रिएक्शन कर रहे हैं ये H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, यहां पे हम कर रहे हैं HCO3 माइनस प्लस H प्लस गिविंग H2CO3। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ है ना? गुड। तो HCO3 माइनस कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। फाइन गाइस, समझ गए यहां तक? अब तुम NH3 प्लस H2O ले रहे हो तो क्या होगा बच्चों? देखा गया दिस इज अ स्ट्रॉन्ग, तुम मुझे बताओ इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, जरा बताना मुझे। स्ट्रॉन्गर एसिड, एसिड में व्हेन वी आर लुकिंग इन अ पीरियड acidic strength depends on electronegativity of atom. Oxygen is more electronegative than nitrogen. जब तुम ग्रुप में देखते हो यू गो एज पर बॉन्ड लेंथ या साइज, हाँ है ना? एंड इन अ पीरियड यू गो एज पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, NH3 और H2O में H2O इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो H2O will lose H plus and NH3 will gain H plus। समझ में आया नहीं आया बच्चों? समझे या नहीं समझे गाइस? बिटवीन दीज टू दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड दिस इज अ वीकर एसिड। तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड है उसने H लूज कर दिया और जो वीकर है उसने H प्लस गेन कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? तो इसमें ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन है? एसिड ये हो गया, बेस ये हो गया। एसिड इज द वन विच लूजेज H प्लस, बेस इज द वन विच गेन्स H प्लस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? CH3COOH प्लस H2O। अब इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? CH3COH इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, तो ये देगा CH3CO माइनस प्लस H3O प्लस।
इसने H लूज करा और इसने H गेन करा। समझ गए? लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन करवाता CSCCOH की विद HF, इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? HF। तो ये F माइनस देगा और ये CSCCOH2 प्लस देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे दिस इज एक्टिंग एज बेस, दिस इज एक्टिंग एज एसिड। जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो H लूज करेगा, जो स्ट्रॉन्गर बेस है वो H गेन करेगा। तो रिलेटिव है, इट इज अ रिलेटिव टेंडेंसी गाइस। ठीक है ना बच्चों? नाउ दिस Bronsted concept is better than Arrhenius because it can be applied to non-aqueous solvents also. This concept is applicable to non-aqueous solvents also. And acid and base is a comparative term. देखना पड़ेगा कि किसके साथ तुम कंबाइन कर रहे हो, उसे रिएक्ट करवा रहे हो। इट इज कंपेरेटिव। एसिड और बेस की जो नेचर है, इट इज कंपेरेटिव। फाइन गाइस, क्लियर है यहां तक? अब आते हैं सॉल्वेंट्स कैन बी ऑफ फोर टाइप्स। एक, प्रोटोफिलिक, हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस। प्रोटॉन फिलिक, ठीक है ना गाइस? फिलिक मींस अट्रैक्टिंग। तो H प्लस को अट्रैक्ट करने की या एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। एग्जाम्पल, वाटर, अल्कोहल, लिक्विड अमोनिया। तुम रियलाइज करोगे अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उनके अंदर ओवरलैपिंग भी होगी। प्रोटोफिलिक देख लिया, अब आ जाओ प्रोटोजेनिक। टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस, टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस। अल्कोहल, 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 टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस। H प्लस मतलब प्रोटॉन गाइस, ठीक है ना? एग्जाम्पल, अब वाटर की दोनों टेंडेंसी है, वो H प्लस लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। ठीक है ना गाइस? HF लिक्विड, HF लिक्विड, HCl। ठीक है बच्चों? लिक्विड HF, लिक्विड HCl। एम्फीप्रोटिक, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और डोनेट H प्लस, टेंडेंसी टू डोनेट और एक्सेप्ट H प्लस। तुम समझ सकते हो इसमें वाटर आने वाला है। वाटर, NH3। NH3 में याद है guys, मैंने अभी H प्लस उसे गेन भी करवाया था और उसे लूज भी करवाया था। गेन करोगे तो तुम्हारा NH4 प्लस, लूज करवाओगे तो NH2 माइनस। ALC अल्कोहल, एप्रोटिक सॉल्वेंट। नाइदर एक्सेप्ट नॉर डोनेट H प्लस, नाइदर एक्सेप्ट और डोनेट H प्लस। ना H प्लस एक्सेप्ट करेगा ना डोनेट करेगा। एग्जाम्पल, बेंजीन, CCl4 एटसेट्रा। CCl4 इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा, चार का क्लोरीन है ना, टेट्रा क्लोराइड। तो M4, 1 सेकेंड गाइस, यहां तक कर लिया नोट बच्चों? पहले मैं तुम्हें बता दूं,
H2O जो है मैंने बताया था ना गाइस, इट कैन, मैं इसके दो H2O की मॉलिक्यूल लेता हूँ, बेटर समझ में आएगा। H2O प्लस H2O, एक H2O ने H प्लस लूज करा और दूसरे H2O ने H प्लस गेन करा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? ये H2O इज एक्टिंग एज एसिड, ये H2O इज एक्टिंग एज बेस गाइस। इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। क्लियर है गाइस? समझ गए? अब आते हैं लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। लुईस एसिड लुईस बेस याद है नहीं याद है बच्चों? विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, that is a base, which can accept pair of electron is a acid. Acid can accept pair of electrons. Base can donate pair of electrons. ओके बच्चों? जैसे NaCl, नाइट्रोजन गैस एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नहीं होगा? नाइट्रोजन गैस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल वैलेंस शेल में? 5। तीन बॉन्डिंग में लगा रखे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो दो बच गए ना, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया ना उसके पास, जो कि रिएक्शन जो उसका बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, तीन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, एक पेयर बच गया, विच इट कैन डोनेट टू सम अदर एटम। बच्चों क्लियर है गाइस? तो अब आते हैं BF3 पे। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीन और मिल गए, हो गए 6, राइट? इसके पास 4 ऑर्बिटल है, S और 3p, बोरॉन के पास तीन, उसके पास इलेक्ट्रॉन से तीन और मिल गए, हो गए 6। इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, इन विच इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोरॉन हैज गॉट अ एम्प्टी p ऑर्बिटल, नाइट्रोजन हैज गॉट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच इट कैन डोनेट, मतलब विच इट कैन डोनेट टू दैट इनटू दैट एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन एटम। क्लियर है गाइस? नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन को डोनेट कर देगा। क्लियर है गाइस? इट विल डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए किसको? बोरॉन को। बोरॉन had a empty p orbital, नाइट्रोजन has got pair of electrons, ये बॉन्ड बना दिया, इसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके गाइस? क्लियर है यहां तक? समझ गए? एक और एग्जांपल लेते हैं, AlCl4-। AlCl3 में एल्यूमिनियम इज जस्ट लाइक बोरॉन, हाँ है ना? बोलो गाइस। Al इज जस्ट लाइक बोरॉन, उसी ग्रुप में तो लाई करता है। तीन इलेक्ट्रॉन थे, तीन और इलेक्ट्रॉन मिल गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर सकता है एम्प्टी p ऑर्बिटल में, हाँ है ना? Cl- का मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? Cl के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस का मतलब 8 है, मतलब उसके पास कितने लोन पेयर हैं? 4 लोन पेयर है। इट कैन इजीली डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एल्यूमिनियम। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन से? 4 लोन पेयर, तो उसमें से एक लोन पेयर उसने एल्यूमिनियम को डोनेट कर दिया। समझ गए गाइस? तो यहां पे मुझे बताओ, लुईस बेस कौन सा है, लुईस एसिड कौन सा है? ये बेस है, ये एसिड है। यहाँ पे ये बेस है, ये एसिड है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? गुड। तो यहां तक समझ गए? ठीक है। अच्छा गाइस, मैं एक दो और एग्जांपल लेता हूं, या पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख दूं तुम्हें एग्जांपल लेने पहले। लुईस एसिड के पास क्या होना चाहिए?
एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, हाँ है ना। इट शुड हैव अ एम्प्टी ऑर्बिटल जिसमें वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले। और लोएस्ट बेस के पास इट शुड हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए सो दैट इट कैन डोनेट देम। ठीक है ना गाइस। लुइस एसिड के तुम दो एग्जांपल देख चुके हो, कौन कौन से, BF3, AlCl3। लुइस बेस के एग्जांपल हो गए Cl- NH3। कई बार मेटल आयंस भी लुइस एसिड की तरह बिहेव हो जाते हैं, मेटल आयन। नाउ दैट इज अ स्पेशल केस, क्योंकि मेटल तो हमारा यू शुड हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट, हाँ है ना। लेकिन मेटल आयन कैन समटाइम्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इनटू इट्स एम्प्टी ऑर्बिटल्स, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है ना गाइस। जैसे स्पेशली जो तुम्हारे डी ब्लॉक वाले हैं उनके पास तो बहुत सारे एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, आगे के ऑर्बिटल्स भी खाली होते हैं, उनमें भी वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है ना गाइस। तो ये ज्यादा जो प्रॉपर्टीज अभी हम देख रहे हैं कि मेटल आयन बिहेविंग एज लुइस एसिड, मेटल आयन एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो ये क्या बना देगा, CuNH3 4 2 प्लस। यहाँ पे NH3 इज एक्टिंग एज बेस एंड मेटल आयन इज एक्टिंग एज एसिड। NH3 अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, Cu2 प्लस को दे रहा है। ये कॉम्प्लेक्स है, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। Fe3 plus 6Cn- giving FeCN6 3-। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे Fe3 plus इज एक्टिंग एज अ लोएस्ट एसिड एंड Cn- इज एक्टिंग एज अ लोएस्ट बेस गाइस। ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा, और एग्जाम्पल तुम्हारे SnCl4 plus Cl-, ये क्या देता है, SnCl6 2-। तो बताओ यहाँ पे कौन लुइस एसिड है कौन लुइस बेस है, जस्ट टेल मी। ये AlCl3 और Cl- वाला काम कर रहा है। तुम कहोगे सर Sn के पास तो एमटीपी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन उसके पास डी ऑर्बिटल तो है खाली पड़े हुए। Sn किसके नीचे लाया करता है, इट इज अ ग्रुप 14, राइट गाइस। चार बॉन्ड बना लिए इसने क्लोरीन के हाथ, तो इसका S और 3p तो भर गए, हाँ है ना। अब इसके पास क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है जिसमें इट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कौन देगा, Cl-। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। सो दिस इज योर लोएस्ट बेस, दिस इज योर लोएस्ट एसिड, Si F4 plus 2F-, Si F6 2-, Pf5 plus F- gives Pf6-। ये हमारा क्या है बच्चों, दिस इज योर लोएस्ट बेस, दिस इज योर लोएस्ट एसिड। तुम्हें याद है मैंने बताया था फॉस्फोरस नॉर्मली जो ग्रुप 15 के एलिमेंट है दे शो अ कोवेलेंसी ऑफ 5, लेकिन वो 5 से भी ऊपर दिखा सकते हैं बाय यूजिंग देयर एम्प्टी ऑर्बिटल्स। याद है मैंने बताया था फॉस्फोरस अपनी कोवेलेंसी 6 तक ले आता है, ये चीज मैंने बताई थी तुम्हें कि इसकी कोवेलेंसी 6 तक जाती है। तो ये हमारी कोवेलेंसी 6 तक पहुंच गई फॉस्फोरस की। क्लियर है गाइस, समझ में आया नहीं आया बच्चों। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, हर एक बच्चे को क्लियर है, गुड। अब एक छोटी चीज और रह गई हमारी, उसके बाद विल डू सम क्वेश्चंस एंड देन विल गिव द, यू विल गिव द टेस्ट। ठीक है ना गाइस। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। कलर ऑफ
कंपाउंड्स बता रहा था मैं तुम्हें। तो कलर ऑफ कंपाउंड में वैसे ही चीज फिर से कवर होएगी किसके अंदर, सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर कवर होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं रीजन बता देता हूँ व्हाई आई एम टीचिंग इट राइट नाउ। जस्ट लेट मी पुट इट ऑफ द रिकॉर्ड, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। बच्चों अब देखो, कलर इन सॉलिड स्टेट कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, कलर इन सॉलिड स्टेट कंपाउंड्स। बेसिकली सॉलिड्स के अंदर कलर कैसे ऑब्जर्व होता है। तो गाइस पहला, अनायन वेकेंसीज, ये हमारा पहले मैं लिख देता हूँ, ये डिफेक्ट किसके अंडर आता है, ये आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर। इट कम्स अंडर मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मतलब मेटल एक्सेस में है और जो तुम्हारा अनायन है वो थोड़ा कम अमाउंट में है। मेटल इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, अनायन इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आता है। अब ऐसे समझो गाइस, जैसे NaCl का एग्जांपल ले जाओ, एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, NaCl का एग्जांपल लो। अगर तुम्हारे पास Na+10 है तो Cl- भी कितने होंगे, 10 होंगे। स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो तो फिक्स रहती है, Na+10 तो Cl-10। अब गाइस इसमें क्या होता है, हमारा अनायनिक वैकेंसीज जनरेट होती है कि हम Cl- को बाहर फेंक रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस। देयर आर अनायनिक वैकेंसीज, इसको एफ सेंटर्स भी बोलते हैं। गाइस होता क्या है, नेगेटिव आयन, जैसे NaCl का ही एग्जांपल ले, नेगेटिव आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स position in lattice. It is missing from lattice side. Negative ion is missing, leaving a hole which is occupied by an electron. Cl- मिसिंग है और उसकी जगह क्या प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। जैसे अगर तुमने 10 Na+ लिए तो पता चला Cl- तुम्हारे 10 नहीं रहे, Cl- 8 है। और जो दो Cl- मिसिंग है उसकी जगह है, उनकी पोजीशन पे दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। वो जो दो Cl- मिसिंग है उनकी जगह क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन का। क्लियर और नॉट, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। 10 Na+ से दे शुड हैव बीन 10 Cl-, पता चला Cl- 8 है और उन दो Cl- की जगह दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन देयर प्लेस। उन ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फार्बेनजेंटर। दीज trapped electrons are called Farben-Center या F centers, and they are responsible for imparting color to crystal, and they impart color to crystal. ओके बच्चों, it is found, this defect is found, ये एक डिफेक्ट है, ये काइंड ऑफ डिफेक्ट है क्रिस्टल का, ये एक काइंड ऑफ डिफेक्ट है क्रिस्टल का। दिस डिफेक्ट is found in crystals having शॉर्टकी डिफेक्ट। ये टर्म याद कर लो, प्योरली सॉलिड स्टेट चैप्टर में ये टर्म समझ में आएगी, शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक।
ये NaCl के अंदर मैंने एग्जांपल लेके बताया था ना, NaCl क्या होता है, when heated in Na vapor, excess Na is deposited on surface। जब NaCl को Na वेपर में हीट करते हो तो तुम्हारा Na डिपॉजिट हो जाता है सरफेस पे। नाउ Cl माइनस डिफ्यूजेस टू सरफेस, Cl माइनस भी सरफेस पे आ जाएगा। जब Cl माइनस सरफेस पे आ गया तो वेयर it combines with Na atoms which lose electrons। Cl माइनस जो है वो सरफेस पे आ गए, जो लैटिस के अंदर थे वो सरफेस पे आ गए, और Na प्लस Cl माइनस इज गिविंग NaCl। Na प्लस Cl माइनस इज गिविंग NaCl, तो Na एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। Na प्लस Cl माइनस तो ऑलरेडी सरफेस पे आ गया, और Na ने Na प्लस बनाया, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन। सो Na क्या, जब वो कंबाइन करा तो Na लूजेज इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इलेक्ट्रॉन, this electron diffuses into the vacant sites created। जो वेकेंट साइट क्रिएट हो जाती है, जो तुम्हारा Cl माइनस जहां से निकल के आया था वहां पे इलेक्ट्रॉन जाके अटक जाता है। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया? आई रिपीट, Na के वेपर में हमने NaCl को हीट करा, Cl माइनस सरफेस पे गया, सरफेस पे जाके Na प्लस Cl माइनस गिव्स NaCl प्लस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लूज करा है Na ने, इट डिफ्यूजेस टू दैट लैटिस साइड जहां से Cl माइनस हटा था। तो दैट इलेक्ट्रॉन इज द ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन या F सेंटर, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द क्रिस्टल। तो NaCl का येलो कलर इज बिकॉज ऑफ दिस ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन। LiCl का पिंक कलर इज बिकॉज ऑफ द ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन। KCl का वॉयलेट कलर इज बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो एक लाइन। हाँ बेटा, जस्ट वन सेक। ठीक है, कर लो नोट। नेक्स्ट पे आते हैं। प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट्स। गैस अभी तक क्या हो रहा था कि Cl माइनस हट रहा था और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ रहा था, राइट? क्लियर है गाइस? दैट ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन वाज F सेंटर। अब यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, एग्जांपल लेते हैं ZnO का, कि ये ZnO में देखा जाता है। ZnO को हमने हीट किया, ऐसे मान के चलो ये ZnO का क्रिस्टल है, इसको हमने हीट करा, ये ब्रेक कर गया, इतना पार्ट ब्रेक कर गया, ऑक्सीजन बाहर चला गया। ZnO में से ऑक्सीजन गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ O2। ठीक है ना बच्चों? बचा क्या, Zn2 प्लस। और O2 माइनस ने जब O2 बनाया तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, नहीं करे होंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ZnO का क्रिस्टल था, हमारे पास बेसिकली Zn2 प्लस था, O2 माइनस था। Zn2 प्लस था, O2 माइनस था। ठीक है बच्चों? Zn2 प्लस बचा रह गया, और जब O2 माइनस O2 की फॉर्म में बाहर गया तो इलेक्ट्रॉन तो उसने बाहर फेंके हैं या नहीं फेंके हैं? O2 माइनस इज गोइंग आउट इन द फॉर्म ऑफ O2। सो देर आर सम इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसने
लूज कर दिए, राइट गाइस। तो हमारे पास Zn2+ है और इलेक्ट्रॉन है बच्चों, हाँ है ना। अब जब क्रिस्टल का इतना पार्ट टूट गया, तो Zn2+ और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, दे गो इनटू द रिमेनिंग क्रिस्टल, दे गो इनटू द रिमेनिंग क्रिस्टल, जो क्रिस्टल बच गया उसमें चले आएंगे। क्रिस्टल के अंदर हमेशा थोड़े थोड़े स्पेसेस बचे होते हैं, दे आर ऑलवेज सम स्पेसेस इन द क्रिस्टल। उन्हें बोलते हैं इंटरस्टिशीज या वॉइड्स। उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशीज या वॉइड्स। देयर आर सम स्पेसेस इनसाइड द क्रिस्टल। तो कुछ स्पेसेस के अंदर Zn2+ जाके एडजस्ट हो गया, कुछ स्पेसेस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जाके एडजस्ट हो गए। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? So that is the presence of extra cations and let us say electrons in the interstitial sites. क्लियर है यहां तक बच्चों? समझ गए यहां तक? गुड। तो ये भी मैं लिख देता हूं। इसमें क्या होता है, इसमें देर इज एक्स्ट्रा cations, एक्स्ट्रा cations occupy interstitial sites and electrons in neighboring interstitial sites. ठीक है बच्चों? This defect is found in crystals having Frankel defect. Okay, guys. Frankel defect तुम्हें अगेन नहीं पता तो जस्ट रिमेंबर इट एज इट इज। मैं ZnO के बारे में बता देता हूँ। ZnO when heated loses oxygen and turns yellow. ओके। ZnO क्या होता है हीट करने पे, इट गिव्स Zn2+ प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब Zn2+ and 2 electrons get trapped in interstitial sites. These trapped electrons increase electrical conductivity of ZnO and turn yellow. On cooling, it again turns white. Clear है guys? तो ZnO के बारे में लिख लो, ZnO is yellow when hot and white when cold. Yellow when hot, white when cold. Bi2O3SNO2, yellowish brown when hot, yellow when cold. Fe2O3, red in hot, brown in cold.
ठीक है बच्चों। Now this is yellow in cold as well as hot. कर लो नोट गाइस, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन बच्चों। कुछ आइडिया मिला या नहीं मिला? थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि व्हाई इट इज शोइंग कलर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है विच आर ट्रैप्ड इन द इंटरस्टिशियल साइड्स, दे इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल। ठीक है ना गाइस, दे इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल। ओके। ऊपर नीचे, वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड, गिव मी वन सेकेंड बेटा। हाँ, कर लिया नोट। मैंने तो ये बताया था गाइस, एसिड्स में जितना ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होता है उतना एसिडिक नेचर बढ़ता है। मैंने ये भी बताया था, जैसे एग्जांपल लोगे तो हम HOCl का, HClO2 का, HClO3 का, HClO4 का, उसमें क्लोरीन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसकी पुलिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट से भी आई गेस रिलेट करा था। हाँ बेटा बोलो। सर वो संकल्प। आपका आपका सर माइक थोड़ा खराब हो गया क्या सर? वो आवाज आपकी डबल डबल आ रही है। दैट सो, वन सेकेंड। और बच्चों को भी लग रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ। नहीं सर, सर सही आ रहे हैं। कंफर्म दैट थोड़ा सा अगेन। डिस्टॉर्शन टाइप है सर। अच्छा वन सेकेंड, होल्ड ऑन अ सेक, जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, ध्यान से देखो। HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, इनमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +7। एक तरीके पुलिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा किस में होनी चाहिए? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा पुलिंग टेंडेंसी क्लोरीन की। HClO4 के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, उसकी पुलिंग टेंडेंसी मैक्सिमम इसमें होगी। पुल ज्यादा करेगा H पे प्लस जल चार्ज ज्यादा होगा, प्लस जल चार्ज ज्यादा होगा, जल्दी H+ बाहर निकलेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक और इफेक्ट भी है जो इसे गवर्न करता है इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को, वो है रेजोनेंस। वो हम बॉन्डिंग में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है गाइस, देयर इज अनदर फैक्टर गवर्निंग इट, इट इज रेजोनेंस बच्चों। क्लियर है गाइस? गुड। तो अभी तो क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, सम क्वेश्चंस देन आई विल गिव यू द टेस्ट टू डू। ओके, क्वेश्चन। सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए? सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए बच्चों? बेटा क्या कर रहे हो बेटा? गाइस दे ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, दे ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जितना ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, रिपल्शन सब में बराबर है। जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिनिमम, उसका साइज सबसे बड़ा। N3- के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिनिमम है तो उसका साइज सबसे बड़ा होगा। क्लियर है गाइस? दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फाइन, गुड। बच्चों SE, SC और O, गाइस इनमें साइज ऐसे जाता है। क्यों जाता है? गाइस SC बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, S बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, एंड दे बोथ बिलोंग टू सेकंड पीरियड। तो कार्बन और ऑक्सीजन में कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तुम्हें पता होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाते तो साइज क्या होता है? छोटा होता है, डिक्रीज होता है। लेफ्ट राइट जाते हो साइज डिक्रीजेस।
तो कार्बन का साइज बड़ा होगा, ऑक्सीजन का साइज छोटा होगा बच्चों। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बताओ गाइस। अच्छा एक और चीज बताओ बच्चों, और ऑन से आई माइनस आई और आई प्लस में साइज सबसे बड़ा किसका होगा? आई प्लस। हाँ बताओ बच्चों, सबसे बड़ा साइज आई माइनस का सबसे बड़ा साइज होगा। इन तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा उसका साइज सबसे बड़ा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? अच्छा आई प्लस और बी आर प्लस में साइज बड़ा किसका होगा? आई और बी आर में ये बताओ कौन सा तुम्हारा नीचे लाया करता है? आई। तो आई का साइज बड़ा होगा, बी आर का साइज छोटा होगा। क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आई और बी आर में दे आर लाइंग इन डिफरेंट पीरियड। आई लोअर पीरियड को लाया कर रहा है, बी आर ऊपर वाले पीरियड में लाया कर रहा है, तो आई का साइज बड़ा होगा, बी आर का साइज छोटा हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पे। गाइस देखो, एस आई, एम जी, ए एल, एन ए। मैं तुम्हें बता रहा हूं आयोनाइजेशन एनर्जी इस ऑर्डर में आती है। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी वन की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ व्हाई दिस ऑर्डर गाइस? एक्सेप्शन कहां पे है? हम कहते हैं लेफ्ट राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। तो उस हिसाब से एन के बाद एम जी आना चाहिए था, फिर ए एल आना चाहिए था, फिर एस आई आना चाहिए था। सो वाई दिस एक्सेप्शन? ये हमने करा हुआ है। वाई एम जी की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा है? स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फिल्ड सबशेल। एमजी के अंदर तुम्हारा इट इज ऑलरेडी स्टेबल, NS2 कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें तुम्हारे पास NS2 है, NP1 है, मतलब ये आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो रहा है। ये ऑलरेडी स्टेबल है। ऑलरेडी स्टेबल है तो इट विल नॉट हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। एल हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके बाद आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज बिकमिंग स्टेबल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी डिस्कस दैट पार्ट। हाँ या ना? बोलो गाइस। एक और केस देखते हैं। ये हम देख चुके हैं अभी। एक ये भी एक्सेप्शन आ रहा है, पी और एस में नॉर्मली एस की ज्यादा होनी चाहिए, इट इज लाइंग टू द राइट। पी और एस में पी की ज्यादा क्यों है? बताओ गाइस। P has got NS2 NP3 configuration and this has got NS2 NP4 configuration. ये ऑलरेडी स्टेबल है, हाफ फिल्ड सबशेल। ये आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट बिकम स्टेबल। हाँ है ना बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये रिमेंबर दिस पार्ट और नॉट? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का मैं बता ही चुका हूं। अच्छा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में एक और इफेक्ट वर्क कर रहा होता है, कौन सा? पेनिट्रेशन इफेक्ट। कि यहां पे तुम एस से निकाल रहे हो, यहां पे तुम पी से निकाल रहे हो। पी से निकालना इज आसान, एस से निकालना इज डिफिकल्ट। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी टू पे। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों। गाइस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखो, ये ऑर्डर लिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी टू। गाइस सोडियम और आर्गन में सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी आर्गन से ज्यादा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी आर्गन से ज्यादा क्यों है? बताओ गाइस।
ये सारे के सारे दे बिलोंग टू द थर्ड पीरियड। बताओ मुझे, एन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनर्ट हो चुका है। हाँ है ना? एन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इट हैज बिकम इनर्ट। इट हैज गॉट NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आइडिया ऐसे मान के लो, इसके पास 2p6 था, फिर 3s1 था। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इट हैज बिकम इनर्ट। तुम कहोगे सर आर्गन भी तो तुम्हारा, आर्गन से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो किस कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आएगी? Cl वाली। हाँ है ना बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आइडिया इज, इलेक्ट्रॉन निकालना तो इससे भी डिफिकल्ट होना चाहिए, मतलब इसकी भी आयनाइजेशन काफी हाई है। सो हाउ डू यू कंपेयर सोडियम एंड आर्गन? ये तो तुम समझ गए, सोडियम की काफी ज्यादा होनी चाहिए, काफी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेबल हो चुका है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। अब तुम एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे, सेकंड आयोनाइज करना चाहोगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहोगे, यू विल हैव टू सप्लाई लॉट ऑफ एनर्जी। लेकिन व्हाई इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आर्गन? गाइस, आर्गन कौन से एलिमेंट, मतलब आर्गन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इट स्टिल बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड। जबकि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2s, 2p, दैट्स इट। 3s का इलेक्ट्रॉन हट चुका है, इट बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड नाउ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब यहाँ पे अब तुम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, किससे निकाल रहे हो? 2p से। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो किससे निकाल रहे हो? 3p से। किससे निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा? 2p से। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है हर एक बच्चे को? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैट? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई तो होगी, ये हमें पता है, बिकॉज ऑफ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आर्गन से ज्यादा, आर्गन की सेकेंड आयनाइजेशन से ज्यादा क्यों, उसका रीजन मैं बता रहा हूं तुम्हें, कि तुम्हारा इसमें पी से निकल रहा है, 2p से निकल रहा है, इसमें 3p से निकल रहा है। क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ है ना बच्चों? समझ गए? गुड। अब आते हैं, इसको देखो, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में नॉर्मली किसकी ज्यादा होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी? सिलिकॉन की। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एल्यूमिनियम आ चुका है मैग्नीशियम की जगह, और सिलिकॉन आ चुका है एल्यूमिनियम की जगह। हाँ है ना? और तुम्हें पता है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होती है? मैग्नीशियम की। एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के बाद, हम तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एल्यूमिनियम की जगह मैग्नीशियम आ चुका है, सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम आ चुका है। क्लोरीन के बाद सिलिकॉन फॉस्फोरस। हाँ बेटा। ओ सॉरी, ये सल्फर होगा, माय बैड। सल्फर, माय बैड। क्लियर है बेटा? समझ गए यहां तक? क्लियर हो गया यहां तक बच्चों? तो मैं क्या कह रहा था, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में तुम्हारा सेकंड आयनाइजेशन की बात करोगे तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से कंपेयर करो तुम, क्योंकि एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम वाली हो चुकी है, सिलिकॉन में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाने का तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम की हो चुकी है। एंड वी नो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एस से निकलेगा, यहाँ पे पी से निकलेगा। एंड अनदर थिंग, ये स्टेबल है ऑलरेडी, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल होगा। जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था, जो बेसिकली मैंने यहाँ पे बताया था, वही चीज मैंने करा है। यहाँ पे हम I1 की बात करते हैं, यहाँ पे हम I2 की बात कर रहे हैं। जो I1 में वैलिड है फॉर मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, इसकी I1 के ऑर्डर में जो एक्सेप्शन है, वही तुम्हारी एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में आने वाली है फॉर IE2। समझिए या नहीं समझिएगा? क्लियर है यहां तक? गुड। लेकिन उस हिसाब से एक एक्सेप्शन और आना चाहिए था, वो आना चाहिए था क्लोरीन और सल्फर में, कि क्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन किसकी आ जाएगी? सल्फर की। और सल्फर में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कॉन्फ़िगरेशन किसकी आ जाएगी बच्चों? फॉस्फोरस की। हाँ या ना? और हमें पता है, फॉस्फोरस और सल्फर में ज्यादा किसका होता है?
फॉस्फोरस का। याद है नहीं याद है? फॉस्फोरस और सल्फर में ज्यादा किसका होता है? फॉस्फोरस का। बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल ऑफ फॉस्फोरस, और इसमें तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इट इज बिकमिंग स्टेबल। क्लियर है गाइस? समझे या नहीं समझे बच्चों? लेकिन देखा गया ये एक्सेप्शन यहाँ पे सेकंड आयनाइजेशन में ऑब्जर्व नहीं होता। काइंड ऑफ फैक्ट टू रिमेंबर। होना चाहिए था, लेकिन ऑब्जर्व नहीं हुआ। क्लियर है गाइस? दो जगह ऑब्जर्व हुआ, इनर्ट गैस और एक इसमें। इसमें भी ऑब्जर्व होना चाहिए था, क्योंकि प्रॉब्लम वही आ रही है। क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सल्फर आ गया, सल्फर में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फॉस्फोरस आ गया। तो फॉस्फोरस की आयनाइजेशन इज मोर देन सल्फर। तो यहां पे भी एक्सेप्शन आना चाहिए था, बट इट वाज ऑब्जर्व। कैलकुलेशन की बात है, आयनाइजेशन एनर्जी जब देखी गई तो देखा गया क्लोरीन की ज्यादा है सल्फर से, सेकंड आयनाइजेशन। फैक्ट रिमेंबर, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। क्लियर है गाइस? हर कोई समझ गया ये चीज? ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ये और लेटर से जो इनर्ट वाला मैंने बताया, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद कर लेना। ठीक है गाइस? हाँ है ना? एक और देखते हैं, NOCB। ये हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी गाइस। एन की ओ से ज्यादा क्यों है? सेम रीजन जिसकी वजह से तुम्हारी फॉस्फोरस की सल्फर से आ जाती है। एन की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड सबशेल। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल हो रहा है। और कार्बन की तो बोरॉन से ज्यादा होनी चाहिए। लेफ्ट राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? समझे या नहीं समझे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयनाइजेशन एनर्जी कैसे आनी चाहिए? सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले, सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? हाँ? किसकी आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होनी चाहिए? हाँ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट किसमें होना चाहिए? एफ का होना चाहिए। छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस केस। नॉर्मल ऑर्डर। क्लियर है गाइस? CuAgAu, दे आर लाइंग इन द सेम ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए थी? Cu की ज्यादा होनी चाहिए थी, देन Ag, देन Au। लेकिन देखा गया Au की Ag से ज्यादा होती है। नाउ व्हाई इज दैट? बिकॉज ऑफ वेरी पुअर शील्डिंग। वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। पुअर शील्डिंग मतलब अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया मतलब आयनाइजेशन एनर्जी में राइज आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो गाइस। गुड। नेक्स्ट, KR, MgNA, K। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए? KR इनर्ट है। Mg और Na में ज्यादा किसकी होनी चाहिए? दे आर इन लाइंग इन अ पीरियड। Mg की ज्यादा होगी, लेफ्ट टू राइट तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और Na और K में ज्यादा किसकी होनी चाहिए? दे आर लाइंग इन द सेम ग्रुप। Na की ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसका साइज छोटा है। दिस इज द ऑर्डर फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। समझ गए बच्चों? क्लियर है या नहीं? अब आते हैं फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन किसकी होनी चाहिए बच्चों? बताओ। फ्लोरीन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा किसकी होनी चाहिए? नाइट्रो और वैसे ऑक्सीजन की होनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन की ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि हाफ फिल्ड सबशेल है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? नाइट्रोजन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन और क्लोरीन में ज्यादा किसकी होगी? ऑक्सीजन ऊपर लाया कर रहा है, क्लोरीन नीचे वाले ग्रुप में मतलब नीचे वाले पीरियड में लाया कर रहा है।
तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन इज मोर देन क्लोरीन। क्लियर है गाइस? तरीका ये होता है कि नॉर्मल ऑर्डर लिखो और उसके बाद एक्सेप्शंस को अकोमोडेट कर दो उसमें। नॉर्मल ऑर्डर आना चाहिए था फ्लोरीन देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन देन क्लोरीन, नॉर्मल ऑर्डर ये आना चाहिए था। उसके बाद एक्सेप्शंस को अकोमोडेट कर लो कि तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा किसकी होती है, नाइट्रोजन। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक को क्लियर है? गुड। अब देखो गाइस, नॉर्मली आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, बोरॉन की। और सबसे कम किसकी होनी चाहिए, थैलियम की। ऑर्डर देखा गया ये बच्चों। अब इसमें दो तीन एक्सेप्शन आ रही हैं। तो थैलियम की ज्यादा क्यों होगी, पुअर शील्डिंग गाइस। ये काफी नीचे लाया कर है, दिस इज पुअर शील्डिंग इज द रीजन कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, दैट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा तुम्हारा एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए थी गैलियम से। ये भी शायद मैंने तुम्हें बताया था, इसमें गैलियम में पुअर शील्डिंग बाय 3D इलेक्ट्रॉन्स। याद है नहीं याद है बच्चों, बाय 3D इलेक्ट्रॉन्स। करवाया था ना मैंने ये वाला पार्ट, पुअर शील्डिंग बाय 3D इलेक्ट्रॉन्स। तुम अगर देखोगे Ga प्लस का साइज और Al प्लस का साइज, तो किसका साइज छोटा है, नौ। अगर तुम साइज देखोगे तो Ga प्लस का साइज छोटा है। क्लियर है बच्चों? समझिए गाइस, Al ऊपर लाया कर रहा है लेकिन शील्डिंग बहुत पुअर है। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीजें, नहीं हो गई? नेक्स्ट पे आते हैं, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट। कर लिया नोट ये इतना बच्चों ने? नोट कर लो। ऑलराइट, अब आ जाओ इस पे। गाइस IE2 देख रहे हैं, IE2। तो लिथियम और नियोन में ज्यादा किसका होगा, लिथियम का। एक तो वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है, और इनर्ट में भी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 1s2। जबकि नियोन में है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे तुम्हारा सेकंड आयनाइजेशन के लिए बात कर रहा हूं मैं। इसमें तुम्हारा फर्स्ट शेल से निकलेगा, इसमें तुम्हारा सेकंड शेल से निकलेगा। तो लिथियम की आयनाइजेशन विल बी मोर देन दैट ऑफ Ne। क्लियर है गाइस? ऑक्सीजन और फ्लोरीन में एक्सेप्शन आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ये नाइट्रोजन बन चुका है, फ्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ऑक्सीजन निकल बन चुका है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा किसकी होती है, नाइट्रोजन। फिर और एक्सेप्शन पे आते हैं, 1 सेकेंड। दूसरा एक्सेप्शन तुम्हारा कहां पे आता है, ये बेरिलियम बन चुका है, ये तुम्हारा बोरॉन बन चुका है। बेरिलियम और बोरॉन में तुम्हारा किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, बेरिलियम की। क्योंकि इसमें तुम्हारा एक तो पेनिट्रेशन इफेक्ट, यहाँ पे एस से निकल रहा है, यहाँ पे पी से निकल रहा है। प्लस यहाँ पे फुल्ली फिल्ड सबशेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल हो रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? क्लियर हुआ हर एक बच्चे को या नहीं हुआ, ये बताओगे? क्लियर है गाइस? गुड। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। लेट अस गो टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे आते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
तुम्हें याद है गाइस, मैंने बताया था एफिनिटी तुम्हारी क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, इट कैन नॉट अकोमोडेट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फॉलोड बाय फ्लोरीन, फॉलोड बाय ब्रोमीन, फॉलोड बाय आयोडीन। क्लियर है बच्चों? मोस्ट नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव। क्लियर है गाइस? फ्लोरीन की रिलेटिवली कम होती है। समझ गए बच्चों? नाइट्रोजन और फास्फोरस में ज्यादा किसकी होगी? फास्फोरस की ज्यादा होगी बच्चों। फास्फोरस इज मोर नेगेटिव, नाइट्रोजन की पॉजिटिव होती है इनफैक्ट। क्लियर है गाइस? नाइट्रोजन की पॉजिटिव क्यों होती है? एक तो छोटा साइज, और दूसरा वो ऑलरेडी स्टेबल है, इट डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसका हाफ फील्ड सफिशिएंट है, इट डजंट वांट टू एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो अगर तुम्हें उससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना, यू विल हैव टू सप्लाई एनर्जी। क्लियर है गाइस? समझे या नहीं समझे बच्चों? बोरॉन और एल्यूमिनियम में देखो गाइस, बोरॉन और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज मोर नेगेटिव, बोरॉन इज लेस नेगेटिव। ओके गाइस? ये तुम देख रहे हो जो तुम्हारा पीरियड 2 और 3 है, ये उसी में ऑब्जर्व हो रहा है कि पीरियड 2 का साइज बहुत छोटा है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इट इज बिकमिंग अनस्टेबल। आइडिया इज उसके पास इट डजंट हैव अ साइज एनफ टू अकोमोडेट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है गाइस? ये जितने भी पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं उनका साइज इतना छोटा है कि वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपनी शेल में अकोमोडेट नहीं कर पाते। ठीक है गाइस? समझे या नहीं समझे बच्चों? सल्फर और ऑक्सीजन में भी ये चीज हमने देखी थी, याद है नहीं याद है बच्चों? सल्फर का मोर नेगेटिव, ऑक्सीजन का लेस नेगेटिव। नेगेटिव जितना ज्यादा नेगेटिव, मतलब उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हाई, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है व्हेन इट इज एक्सेप्टिंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है गाइस? तो अगर मैं बात करूं एन ओ एस और एफ की, बच्चों नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे कम होगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हाँ है ना? ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा किसकी होगी? सल्फर की होगी। और सल्फर और फ्लोरीन में ज्यादा किसकी होगी? ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, फ्लोरीन की ज्यादा होगी। क्लियर है गाइस? दिस इज द ऑर्डर दैट यू गेट। आई मीन, फॉर दिस इट इज पॉजिटिव, एंड फॉर दिस इज इट इज मोस्ट नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? समझ आया नहीं आया? समझ गए गाइस? गुड। एन बी सी एन ओ, बताओ बच्चों, एन की पॉजिटिव, बी और सी में ज्यादा किसकी होगी? लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ रही होती है, तो सी की ज्यादा होगी बी से, और ओ की और ज्यादा होगी, तो ओ विल बी मोस्ट नेगेटिव। ठीक है बच्चों? लेफ्ट राइट इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ रही होती है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए गाइस? क्लियर हुआ हर एक बच्चे को या नहीं हुआ? क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ बोलो। हाँ बेटा। कर लिया नोट? ओके। क्लोरीन सल्फर अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन सल्फर फास्फोरस, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा बच्चों, बताओ मुझे? क्लोरीन विल बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन सल्फर, देन फास्फोरस। नॉर्मल ऑर्डर, लेफ्ट राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। क्लियर है हर एक बच्चे को?
दैट्स गुड। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में बताओ बच्चों, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी। गुड। नाइट्रोजन और कार्बन में ज्यादा किसकी होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू पुल। इसमें एक्सेप्शंस नहीं आ रहे होते, बहुत रेयर होता है एक्सेप्शन आए। नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। नाइट्रोजन इज लाइंग टू द राइट, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिमिलरली फॉस्फोरस और सल्फर, सॉरी, सिलिकॉन में ज्यादा किसकी होगी? सिलिकॉन कार्बन के नीचे और फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा किसकी होगी? ऑक्सीजन की। फॉस्फोरस और सल्फर में ज्यादा किसकी होगी? सल्फर की बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो गया। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डन। अब आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। लेट अस गो ऑन टू एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों। तुम्हें कुछ तो मैंने करवा ही दिए थे, ये बताओ। 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चल के नहीं यार, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, गिव मी 1 सेक। हाँ, आ गया गाइस। H2TE, H2SC, H2S, H2O। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बच्चों? सबसे ज्यादा एसिडिक, दे आर लाइंग इन द सेम ग्रुप। H2TE विल बी मोस्ट एसिडिक, बॉन्ड लेंथ के हिसाब से जा रहे होते हैं। दिस विल बी मोस्ट एसिडिक। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? हम्म, ये। यहाँ पे हम बॉन्ड लेंथ के हिसाब से गए, यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के हिसाब से जाएंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के हिसाब से जाएंगे। क्लियर है गाइस? पहले वाले में वी वेंट एज पर बॉन्ड लेंथ, दूसरे वाले में वी वेंट एज पर ऑक्सीजन कंटेंट, या फिर हम कह सकते हैं प्लस डेल चार्ज ऑन, या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम भी कह सकते हैं हम, कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पे +5 है। और HClO3 और HbRO3 में ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? Cl वाला, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा पुल करेगा, उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अच्छा बच्चों, इसमें बताओ कैसे देखोगे? गाइस, इसको देखो तुम फजान रूल से। फजान रूल क्या कहता है? जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा एसिडिक। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा? मोर इज द चार्ज, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। AlCl3 सबसे ज्यादा कोवेलेंट है। इन दोनों में कटायन का साइज जितना छोटा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। कटायन शुड बी स्मॉल इन साइज। तो BCl2 का कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोर देन MgCl2। बेरिलियम का साइज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। और MgCl2 और LiCl में मोर इज द चार्ज, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +1।
समझ गए गाइस? तो आइडिया इज दिस इज मोस्ट कोवलेंट, दिस इज लीस्ट कोवलेंट। जो जितना ज्यादा कोवलेंट उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। मोर कोवलेंट, लीस्ट कोवलेंट। गॉट इट गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वी आर लुकिंग एज पर फजान रूल। और जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। क्लियर टू एवरीबॉडी? बेसिक स्ट्रेंथ पे आते हैं। डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेसिक नेचर, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। क्लियर है यहां तक बच्चों? समझ गए? BaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीजेस। अच्छा बच्चों, अगर मैं NH3 PS3 ASH3 देखूंगा तो इसमें हम बेसिक नेचर कैसे देखेंगे? बेसिक बेसिक नेचर बेटा। दे आर लाइंग इन द सेम ग्रुप। ग्रुप में हम देखते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी? नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, उसमें चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इट कैन इजिली डोनेट। NH3 विल बी मोस्ट बेसिक। चार्ज डेंसिटी देखते हैं यहां पे हम। चार्ज डेंसिटी सेम F-Cl-Br-I-। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? जो ग्रुप में होते हैं वी लुक एट दिस पर चार्ज डेंसिटी। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? F- विल बी मोस्ट बेसिक। अगेन चार्ज डेंसिटी देख रहे हैं। एक पीरियड का भी एग्जांपल देख लेते हैं। पीरियड में को क्या टेंडेंसी देखते हैं हम? पीरियड में हम चार्ज डेंसिटी नहीं देखते, वी गो एज पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। सबसे ज्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी किसमें होगी? हाँ, CH3- में सबसे ज्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी होगी। जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी इज मैक्सिमम। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर डोनेटिंग टेंडेंसी। सबसे ज्यादा CH3- विल बी बेस। क्लियर है गाइस? F- सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी पुलिंग टेंडेंसी है, डोनेटिंग थोड़ी ना है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो इन अ पीरियड वी go as per less electronegative implies more basic। और यहाँ पे फॉर अ ग्रुप वी गो एज पर चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। गाइस मैंने एक NO2 का एक नोट लिख लो। मैंने NO2 का मैं तुम्हें बताया था कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसका जो रिपल्शन, मतलब मैं वैसे ही लिखवा देता हूं। सिंगल इलेक्ट्रॉन is counted in hybridization। Just note it down somewhere। Single electron is counted in hybridization। जैसे NO2 और जैसे ClO2। इनको आगे हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। ठीक है ना? मोस्टली यहाँ पे मोस्टली लिख लो, बाकी हम देख लेंगे बॉन्डिंग में। जस्ट नोट दिस डाउन फॉर द टाइम भी। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं सॉल्युबिलिटी पे। क्वेश्चन ऑन सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर।
BaF2। गाइस सॉल्युबिलिटी के लिए हम दो फैक्टर देख रहे होते हैं, कौन कौन से दो फैक्टर देखते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी। जब अनायन का साइज छोटा है हम किस पे फोकस कर रहे होते हैं? लैटिस एनर्जी पे। लैटिस एनर्जी मतलब जितना छोटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उतना तुम्हारा लैटिस एनर्जी ज्यादा, और लैटिस एनर्जी ज्यादा मतलब सॉल्युबिलिटी कम। तो मुझे बताओ यहाँ पे BaF2 सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा या BF? यहाँ पे अनायन छोटा है तो विल गो एज पर लैटिस रेदर देन हाइड्रेशन। लैटिस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका है? BaF2 का या BeF2 का? BeF2 का लैटिस सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी विल बी मिनिमम। क्लियर है गाइस? समझ गए यहां तक? सेम गोज फॉर सेम गोज फॉर हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इनका साइज छोटा है। जब अनायन का साइज छोटा होता है वी गो एज पर लैटिस एनर्जी। सपोजिंग यही मैं केस कर रहा होता कार्बोनेट के साथ, ठीक है बच्चों? तो कार्बोनेट्स में अनायन का साइज बहुत बड़ा है, तो हम लैटिस इनका सबका बराबर मान लेंगे। हाइड्रेशन पे आएंगे, हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किस में होगा? बैरियम में या बेरिलियम में? हाइड्रेशन। स्मॉलर इज द साइज ऑफ आयन, ग्रेटर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। बी की हाइड्रेशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम। सबसे ज्यादा हाइड्रेट होगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। क्लियर है गाइस? तो BCO3 इज मोस्ट सॉल्युबल, BaCO3 इज लीस्ट सॉल्युबल। कार्बोनेट के लिए भी चलेगा, सल्फेट के लिए भी चलेगा, ऑल्सो फॉर सल्फेट या इवन बाइकार्बोनेट। ठीक है बच्चों? अब एक और एग्जांपल देखते हैं, NaCl, MgCl2, AlCl, CCl4। गाइस रिमेंबर मैंने तुम्हें बताया था कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस, हाँ है ना? जितना आयनिक होगा मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक बेसिकली। आयनिक विल डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, कोवलेंट विल डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है? NaCl में। ये हम किससे देख रहे हैं? फजान रूल से। यहाँ पे +1 चार्ज, +2 चार्ज, +3 चार्ज, +4 चार्ज। तो सबसे ज्यादा दिस इज मोस्ट आयनिक। मोस्ट आयनिक मतलब मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है बच्चों? सॉल्युबिलिटी इन वाटर गोज इन दिस ऑर्डर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? वी आर गोइंग एज पर फजान रूल। हाँ या ना गाइस? क्लियर है यहां तक? अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूं, अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में होना चाहिए? हाँ, गुड, जिसका साइज छोटा होगा। हाँ, FF का सबसे ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सबसे ज्यादा FF में होगा। सिंगल बॉन्ड कंपेयर करें तीनों का, ये हम किसको देख रहे हैं? बॉन्ड एनर्जी को। सिंगल बॉन्ड का अगर देखा जाए तो FF का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा और NN का वीकेस्ट होगा, बॉन्ड लेंथ के हिसाब से चलेगा। ये अलग है, N का ज्यादा है, N ट्रिपल बॉन्ड N दिखेगा। इन दैट केस अगर N ट्रिपल बॉन्ड O डबल बॉन्ड और F सिंगल बॉन्ड को कंपेयर करोगे तो N की बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, ट्रिपल को अगर कंपेयर करते हो तो। लेकिन अगर सिंगल कंपेयर करे हो तो दैट इज हाउ इट गोज। अब मैंने तुम्हें बताया था बच्चों, तुम्हें याद है मैंने बताया था F2 की बॉन्ड एनर्जी इज रिलेटिवली लो, क्योंकि छोटा साइज होने के कारण द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इज अ लॉट मोर। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? कुछ इस टाइप की चीज मैंने बताई थी कि FF के अंदर और CL के अंदर अगर तुम देखो, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से।
लेकिन एफ के अंदर ड्यू टू रिपल्शन एंड स्मॉल बॉन्ड लेंथ प्लस रिपल्शन बिटवीन प्लस ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स प्लस ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स, इसकी वजह से तुम्हारा फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी काफी कम होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। दिस इज द ऑर्डर दैट यू गेट। मतलब ना केवल क्लोरीन से कम है, उसकी ब्रोमीन से भी कम है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो फ्लोरीन के लिए काफी कम है। इट इज इवन लेस देन दैट ऑफ ब्रोमीन। क्लियर है गाइस? बॉन्ड एनर्जी तुम्हारी फ्लोरीन की, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी है वो फ्लोरीन की, क्लोरीन से तो कम है ही है, ब्रोमीन से भी कम है। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? समझ गए गाइस? अब बच्चों मुझे बताओ, HF HCl HBr HI, इसमें बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? HF की होगी। और क्यों होगी? छोटा साइज है। बॉन्ड एनर्जी गोज इन दैट ऑर्डर: BiS3, SbS3, AsS3, PS3NS। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा बॉन्ड ब्रेक करना किस में डिफिकल्ट है? NH3 में सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। क्लियर है गाइस? ये बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा हूं। छोटा साइज मोर इज अ बॉन्ड एनर्जी। हाँ है ना बच्चों? और एक चीज याद रखना, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ या मोर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। HI में एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका है? HI का। ठीक है ना बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, H को बाहर निकाल रहे हैं H+। रिड्यूसिंग कैरेक्टर में भी हम क्या कर रहे हैं, H को बाहर निकाल रहे हैं। हाँ है ना? तो जितना ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ, उतना लेस स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, लेस स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। इस स्टेबिलिटी को थर्मल स्टेबिलिटी भी बोलते हैं। इस स्टेबिलिटी को थर्मल स्टेबिलिटी भी बोलते हैं। तो इनमें से थर्मली स्टेबल ज्यादा कौन सा होगा? HF। इन दोनों में थर्मली स्टेबल ज्यादा कौन सा होगा? NH3। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो गाइस, बच्चों बताओ। ओके फाइन।